हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज़ नाम की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में पर्यावरण के बेसिक शब्दों को, जैविक अजैविक घटकों को, आवास और निषेध के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कई सारे अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर? तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का जैवमंडल एवं बायोम। हालांकि बायोम की हमने एक सामान्य जानकारी अपने प्रीवियस पार्ट में ले ली थी, लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर क्या कहलाता है? जैवमंडल की रचना करते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं, क्लियर, अर्थात जिनमें जीवन की संभावनाएं होती हैं, वो जहाँ पर रहते हैं, अर्थात उनके आसपास का जो एरिया होता है और इनके साथ इंटरेक्ट करके वो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो जैवमंडल है। क्लियर? जैवमंडल का सामान्य सा मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जीवों के रहने का जो मंडल है, अर्थात जीवों के रहने का जो स्थान है, वो कहलाता है कौन सा? जैवमंडल। क्लियर? आपसे यूपीएससी सिंपल से सिंपल परिभाषा पूछ सकती है कि जैवमंडल से आशय है समस्त जीवों से, समस्त जीवित जीवों से। तो आप कहोगे सर समस्त जीवित जीवों से। क्लियर? तो आपको इतनी बातें समझ में आई। चलिए, दूसरी बात है कि जो जैवमंडल है उसके अंतर्गत समस्त जीव अर्थात जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण अर्थात अजैविक संगठक को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर? अब आप अपना कल का क्विक रिवीजन याद करिए पार्ट 1 का, जिसमें आपने जैविक संगठन में क्या पढ़ा था? वनस्पति क्रियाएं पढ़ी थी, सूक्ष्म जीव पढ़ा था और जंतुओं के बारे में पढ़ा था। क्लियर? भौतिक पर्यावरण या अजैविक संगठन में क्या पढ़ा था? स्थल मंडल पढ़ा था, जल मंडल पढ़ा था और वायुमंडल। क्लियर? अर्थात इन सब के समस्त जो अंतर्गत क्रियाएं होती हैं या एक दूसरे से ये जो परस्पर निर्भर होकर कार्य करते हैं, उन चीज को हम कहेंगे कि वो जैवमंडल के अंतर्गत संपादित हो रही हैं। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं कि वास्तव में जैवमंडल के विकास का प्रक्रम क्या होता है। कई बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेती है कि विकास के क्रम को आप क्या कहते हैं, आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। क्लियर? तो अगर आपको विकास का ये क्रम पता है तो आप न केवल जैवमंडल को समझ सकते हो, बल्कि इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो एस्पायरेंट को नहीं समझ में आते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं, तो जब हम विकास क्रम की बात करते हैं तो वास्तव में एक विकास शुरू कैसे होता है, अर्थात जैवमंडल बनता कैसे है, उसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या होगी। जैसे जब आप कोई एक छोटा सा बीज लेते हो और उसे अर्थ में सबमिट कर देते हो, तो उसमें फिर आप खाद पानी देकर धीरे धीरे तो वो वृक्ष बनता है, और जब धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं, उसमें पत्ते आते हैं, वो फिर आपकी लकड़ी के काम आता है। अर्थात क्या होता है कि वो बड़ा होने में उसको वक्त लगता है। तो वैसे ही जैवमंडल को बनने में काफ़ी सारा वक्त लगा, और आपने देखा होगा कि पृथ्वी में विकास की यात्रा के जब प्रक्रम को आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। क्लियर? तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो अवस्था थी वो अणु थी। अणु का मतलब एक बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल। क्लियर? बिल्कुल छोटा सा अणु। कई सारे जब अणु मिले, अर्थात छोटे छोटे वो जब पार्टिकल्स आपस में मिले, तो उन अणुओं ने मिलकर बनाया एक कोशिका। क्लियर? कोशिका आप कह सकते हो एक तरीके का एक स्ट्रेन होता है, अर्थात उस स्ट्रेन में जीवन की संभावना होती है। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पे बायोलॉजी के रूप में नहीं जाएंगे कि हम आपको डिटेल में बताएं कि बायोलॉजी की परिभाषा के हिसाब से कोशिका क्या है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, और जब हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम उस पर अपना समय क्यों खपाएं। हम वहाँ पे अपना समय खपाएं जहाँ पे
हमें ज़रूरत है। क्लियर? यहाँ हमें बस समझना है और समझ के हम अपना काम चला लेंगे। क्लियर? तो आप समझ गए, कई सारे अणु मिलकर बनाते हैं एक कोशिका, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं एक कोशिका का समूह। क्लियर? अब जब 10 से 15 कोशिकाएं मिल गईं, या आप कह सकते हो 20 से 25 कोशिकाएं मिल गईं, तो वो एक छोटे से जीव का निर्माण करती हैं। जैसे आप समझो एक तरीके से बिल्कुल बेसिक ऐसे, कि जो बालक का जन्म होता है, क्लियर, तो माँ के गर्भ में कई सारे स्पर्म जाते हैं, और वो कई सारे स्पर्म मिलकर एक समूह बनाते हैं। क्लियर? उस समूह से ही एक जीव का उसमें उत्पत्ति होती है, या कह सकते हो एक शिशु की उत्पत्ति होती है। और वही कई सारे शिशु, मान लीजिए एक बार में एक शिशु बना, अगली बार फिर एक शिशु आया, ऐसे कई सारे जब शिशु मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, अर्थात जनसंख्या का निर्माण करते हैं। समझ गए? गर्भ के अंदर जनसंख्या का निर्माण नहीं करते, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मतलब एक बच्चे को जन्म माँ ने दे दिया, फिर अगले कुछ वर्षों के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया, ऐसी ही सारी माँओं ने अलग अलग टाइप के अलग अलग समय पे कई सारे बच्चों को जन्म दिया। तो वो सारे बच्चे मिलकर क्या बनाएंगे, जनसंख्या। क्लियर? और यही जनसंख्या जब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए 10 लोग एक जगह से आ गए, 10 दूसरी जगह से आ गए, 10 तीसरी जगह से आ गए, तो ये तीनों 30 मिलकर एक क्या बना लेंगे, अपनी कम्युनिटी, अर्थात अपना एक समुदाय बना लेंगे। आप देखते हो ना कि आपके मोहल्ला जो होगा, उस मोहल्ले की कम्युनिटी अलग होगी, आपके पड़ोस वाले की मोहल्ले की कम्युनिटी अलग होगी। समझ गए? तो आप ऐसे देख सकते हो। तीसरा जो है कि यही जो समुदाय हैं, यही काफ़ी सारे समुदाय मिलकर क्या बनाएंगे, बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र। समझ रहे? मतलब एक समुदाय में कितनी जनसंख्या, 30। इन 30 जनसंख्याओं के लगभग 5 समुदाय आपस में मिल गए, तो वो मिलकर बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए? अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र होगा, तो वहाँ हम और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। अभी बस आप समझो कि विकास की यात्रा है कैसी। तो वो बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और यही कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम। समझ गए? और कई सारे बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। समझ गए? अर्थात अगर हम आपको इसको मैप के हिसाब से बताएं, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे आप ये मानिए कि ये आपका हो गया एक तरीके का क्या, जैव मंडल। क्लियर? इतना बड़ा ये आपका जैव मंडल हो गया। इसके अंदर ये जो आपका छोटा सा हो गया, ये क्या हो गया, बायोम। क्लियर? अब कई सारे बायोम यहाँ होंगे, और इन बायोम को अंदर जो होगा वो क्या होगा, बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र। इन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो होगा वो क्या होगा, समुदाय। इस समुदाय के जो अंदर होगा वो क्या होगा, जनसंख्या। क्लियर? और इस जनसंख्या के अंदर आप इसी को और अंदर मान लेना। एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, फिर से इस सर्कल को बड़ा करते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, ये कट हो गया, ये भी कट। हाँ, एक मिनट। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया एक खूब बड़ा, ये हो गया क्या, आपका जैव मंडल। क्लियर? इस जैव मंडल के अंदर ही जो आया वो क्या बन गया, बताइए, बायोम। ठीक? इन बायोम के ही जो अंदर आया वो क्या हो गए, पारिस्थितिकी तंत्र। इन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो आए वो क्या हो गए, समुदाय। इन समुदाय के ही अंदर जो आए वो क्या हो गए, जनसंख्या। इस जनसंख्या के अंदर ही जो मिली वो क्या, कई सारे जीव। ये कई सारे जीव कहाँ से बने, कोशिकाओं के समूह से। ये कोशिका समूह कहाँ से बने, कोशिकाओं से। और कोशिका कहाँ से बनी, अणु से। क्लियर? आप समझ सकते हो कि ये जो इनकी प्रगति की जो रास्ता है, अर्थात ये क्या हुआ, ये आपका बन गया जैव मंडल। जैव मंडल में सब समा गए। आपसे अगर कोई पूछे कि एक जैव मंडल में कई सारे बायोम होंगे, तो आप कहोगे सर करेक्ट। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एक बायोम में कई सारे जैव मंडल होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? या एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई सारे जैव मंडल होंगे, तो गलत हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा कि एक जैव मंडल में कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। क्लियर? यानी कि जैव मंडल जो है वो सबसे बड़ी क्रिया है, उससे छोटी क्या है, बायोम। उससे छोटा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। उससे छोटा समुदाय, उससे छोटी जनसंख्या, उससे छोटी जीव,
और उससे छोटे कोशिका के समूह और सबसे छोटा अणु। क्लियर? ऐसे आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब आपको ऐसी चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप फिर अपने आंसर की समझ डेवलप नहीं कर पाते हो, और यूपीएससी ट्रेडिशनल में आपसे थिंकिंग बेसिस पे ही प्रश्न पूछती है। क्लियर? तो आप ये समझ गए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोम के अंतर्गत क्या समुदाय आएंगे, तो हाँ, काफ़ी सारे समुदाय बायोम के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं जैविक समुदाय के बारे में। आखिरकार जैविक समुदाय का मतलब क्या होता है? तो विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या, देखिए अब हम इन्हीं को पार्ट बाय पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें और डेप्थ में समझ में आ जाएं। ठीक, तो हम यहाँ से जैविक समुदाय से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अणु की परिभाषा बतानी नहीं है, कोशिका आप समझ गए, समूह का मतलब जानते हो, जीव को जानते हो, जनसंख्या को जानते हो। डेप्थ में हमें देखना है समुदाय को, पारिस्थितिकी तंत्र को, बायोम को और जैवमंडल को। क्लियर? तो हम समुदाय को देखते हैं। विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या, समझ रहे हो, जनसंख्या जब एक ही क्षेत्र में रहती हैं तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? जैविक समुदाय। क्लियर? अब आप समझ गए कि कई सारी जब जनसंख्याएं मिल जाती हैं तो वो कहलाती हैं जैविक समुदाय। चलिए अगला है हमारा जाति संरचना अर्थात स्पीसीज कंपोजिशन। क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना जाति संरचना कहलाती है। क्लियर? आप ऐसे समझो कि जैसे हमने इस समुदाय बनाया। क्लियर? इस समुदाय में कई सारी जनसंख्या हैं। अब वो जनसंख्या जीवों की भी होंगी और पादपों की भी होंगी। तो जो पादपों की जनसंख्या है वो टोटल कितनी है, उसको हम कहेंगे जाति संरचना अर्थात स्पीसीज कंपोजिशन। क्लियर? समझ गए होंगे। चलिए फिर आती है हमारी की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति का क्या मतलब? यूपीएससी देखिए इनसे आपसे एक लाइन पे क्वेश्चन पूछता है कि की स्टोन प्रजाति से क्या मतलब है आपका, या जाति संरचना से क्या मतलब है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये एक बनाया हमने समुदाय, ठीक है, इस समुदाय में कुछ जातियां जो बहुत कम है और कुछ जातियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, इन्हीं के बेस पर ये पूरा का पूरा समुदाय चलता है। क्लियर? अर्थात ये अगर ना हो तो इससे इन प्रजातियों में या इन समुदायों में डिस्टरबेंस आ सकता है, या कह सकते हो कि इनका सबसे ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस है। जैसे आप एक चीज़ बताइए, आप सभी लोगों के माता पिता तो एक ही होंगे ना, कि एक माँ होंगी और एक पिता होंगे। समझना यहाँ पे, यहाँ थोड़ा गलत सेंस में बिल्कुल मत लेना, लेकिन यहाँ टॉपिक को समझना कि मान लीजिए आपके माता पिता एक हैं, माँ एक है, पिता एक है, ठीक है। आप कई सारे लोगों से मिलते हो, लगभग दिन भर में 2 से 3 हज़ार लोगों से मिलते हो, लगभग 300 से 400 से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं। समझना, लेकिन क्या आप अपने फ्रेंड्स की बातें सबसे ज़्यादा मानते हो कि अपने मम्मी पापा की बातें मानते हो? आपकी माँ ने अगर आपसे कहा कि बेटा कहीं घूमने नहीं जाना है, बेटी कहीं घूमने नहीं जाना है, आपके भले ही 500 फ्रेंड कह रहे हो, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानोगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा का इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति कौन हुई? आपके मम्मी पापा। क्लियर? समझ गए? अब ये आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। मतलब क्या? कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में जो संख्या में तो काफ़ी कम है, लेकिन उनका प्रभाव इतना है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। क्लियर? तो वो कौन कहलाते हैं? कीस्टोन प्रजाति। अब यही आप परिभाषा में समझ जाओ, वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अपने परिवार में 6 लोग हो, ठीक है, लेकिन उन 6 लोगों में जो सबसे ज़्यादा चलती है वो किसकी चलती है? केवल 2 लोगों की, आपके मम्मी और आपके पापा की।
भले ही आप चारों के चारों जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा हो, बहुमत में काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन अपनी मनमर्जी से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो कौन हुआ यहाँ पे कीस्टोन प्रजाति? आपके मम्मी पापा। चलिए, फिर है हमारा अगला टॉपिक इसी में, संक्रमिका। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, संक्रमिका। यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा है कि इकोटोन क्या होता है, अर्थात संक्रमिका क्या होती है। और यूपीएससी ने जानते हो क्या लिख के दिया था? इकोटोन लिखा था, उसने संक्रमिका नहीं लिखा था। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश भी बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश में भी इन वर्ड्स को याद रखें। क्लियर? इसका क्या मतलब है? नाम से ही समझ में आ रहा संक्रमण हुआ होगा, इसीलिए संक्रमिका इसको कह रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं, दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे आप ये मानिए कि एक ये है समुदाय, ठीक है, हमने तो पढ़ा है ना अभी, कई सारी जनसंख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? समुदाय। और एक ये है समुदाय। क्लियर? तो ये दो समुदाय हो गए। अब आप ये मान लो कि ये समुदाय हो गया स्थल का और ये समुदाय हो गया जल का। क्लियर? लेकिन आपने कल ही पढ़ा था कि हमने एक पढ़ा था क्या? वेलांचल का क्षेत्र। क्लियर? तो वेलांचल में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो पानी था, ठीक है, और यहाँ पे स्थल था, यहाँ पे जल था। समझना, इस स्थल और जल के बीच में एक एरिया ये भी तो है ऐसा जो दोनों में मर्ज हो रहा है। क्लियर? जिसमें जल की भी थोड़ी विशेषताएं हैं, जिसमें स्थल की भी थोड़ी विशेषताएं। तो इसी बीच के संक्रमक जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन। क्लियर? अर्थात संक्रमिका। कहने का मतलब जिसमें दोनों लक्षण हो। इसको अब एक काफ़ी सामान्य एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक युगल दंपत्ति जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो आप देखोगे कि उस बच्चे में कई सारे फीचर उसके पापा के होंगे, कई सारे फीचर उसकी मम्मी के होंगे। तो क्या हुआ कि जब पति और पत्नी दोनों मिले, क्लियर, तो उन दोनों से मिलने के बाद वो जो संक्रमित प्रजाति हुई वो क्या कहलाई? इकोटोन। और वो इकोटोन कौन कहलाया? बच्चा। अर्थात बच्चे में किसके फीचर हैं? मम्मी और पापा दोनों के फीचर हैं। समझ गए? तो आप समझ सकते हो संक्रमिका हम किसे कहेंगे? कि वो क्षेत्र जिसमें दोनों क्षेत्रों की या दोनों समुदायों की विशेषताएं विद्यमान हों वो संक्रमिका कहलाएगा। अब आप इन्वायरमेंट के शब्दों में देख लो, घास स्थल और वन क्षेत्र। क्लियर? घास स्थल का क्या मतलब? आप देखोगे वो घास का मैदान होगा, ठीक है, उसमें कई सारे जीव जंतु रहते होंगे, न केवल उस बाहर के जीव जंतु बल्कि जो घास में पनपे थे वो भी। क्लियर? तो जो दोनों क्वालिटी मिक्स कर रही वो क्या है? घास। क्लियर? तो यहाँ घास क्या हुई? बेसिकली इकोटोन हुई। क्लियर? चलिए, इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जा सकता है। अभी तक आपसे तो देखो बेसिक पूछा इकोटोन को, अब इससे डेप्थ में पूछेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि किसी भी प्रश्न को पहले वो बेसिक पूछेगा फिर उसको डेप्थ में पूछेगा। जैसे आप एंशिएंट इंडिया जब पढ़ते हो तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था बोधिसत्व के बारे में और एक लाइन में बस महायान से संबंधित पूछ लिया था। दोबारा यूपीएससी ने 2016 का पेपर उठाना, 2016 का पेपर और 2019 का पेपर बिल्कुल इक्वल है। जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए उसके एक लेवल गहराई पर यूपीएससी ने 2019 में पूछा। आप 2016 का पेपर देखेंगे तो उसमें महायान या बोधिसत्व से संबंधित प्रश्न मिलेगा और उसी को एक लेवल गहराई में जाकर सिर्फ बोधिसत्व पे पूछ लिया 2019 के पेपर में। क्लियर? तो आप इस चीज़ को समझकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम जब 27 मार्च से अपनी प्रीलिम्स सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन या लेट्स क्रैक सीरीज जो है हमारी, जिसमें 2000 टॉपिक करेंगे, तो वहाँ पे हमारी तैयारी का लेवल यही होगा कि हम यूपीएससी से 1 से 2 लेवल और गहराई पर जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें देखिए, तो हो सकता है यूपीएससी इस पे ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आपको डेप्थ भी पता हो। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन? एक तो ये हो सकता है कि ये दो या अधिक पारिस्थितिकी क्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए तनाव का क्षेत्र होता है। तनाव का क्षेत्र का मतलब ऐसे समझो, आप एक चीज़ सोचो ना कि जब बच्चा जो होता है, ठीक है, उस बच्चे में जब ये देखा जाता है कि मम्मी के लक्षण है ज़्यादा कि पापा के लक्षण है, तो आप देखोगे ना दोनों लोग लड़ते रहते हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर, नहीं नहीं ये तो मेरे पे गया है, ये तो उस पे गया। और जब दोनों लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या कहा जाएगा? नहीं ये तो अपनी दादी पे गया है, ये अपनी मौसी पे गया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन रहती है कि ये नहीं ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है।
तो वही चीज़ है यहाँ पे, अर्थात क्या होता है, तनाव का क्षेत्र बना रहता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। इसको भी वैसे ही समझो, जैसे जो बालक जो जन्म लेता है तो कई सारे फीचर तो मिल जाएंगे कि ये मम्मी के हैं, ये पापा के हैं, लेकिन कई सारे ऐसे फीचर होंगे जो ना मम्मी के होंगे और ना पापा के होंगे। क्लियर? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो पूरी तरह से आसन्न समुदायों से अलग होते हैं, अर्थात उन समुदायों की विशेषताओं से पूरी तरह अलग होते हैं। आसन्न का मतलब होता है उन समुदायों। क्लियर? तो ये लाइन आप समझ रहे हो, काफ़ी अच्छा आपको एग्जाम्पल मिला है, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर? फिर है संक्रमिका बहुत छोटे क्षेत्र अर्थात चारागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र अर्थात जंगल और रेगिस्तान के बीच तक फैला हो सकता है। कहने का क्या मतलब, ऐसे समझो कि जैसे हमने अभी देखा ना, एक बच्चा जन्म लेता है कैसे, एक युगल दंपत्ति से। क्लियर? पति और पत्नी से। तो ऐसे ही तो जानवरों में भी कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं ना। शेर का अलग बच्चा जन्म लेता है, हाथी का अलग बच्चा जन्म लेता है, जिराफ का अलग लेता है, और भी जो पहले की बड़ी बड़ी प्रजातियां थी जैसे डायनासोर्स वगैरह, ये सारी चीज़। अब ये मत कहना यहाँ पे कि वो अंडे देते हैं फिर ये करते हैं, ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्लियर? कहने का तो बस ये समझो कि बच्चे का जन्म लेना दो स्पीसीज के मिलने से ही तो संभव हो पाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राणी अकेले ही किसी बच्चे को जन्म दे दे या कोई मादा अकेले ही बच्चे को जन्म दे दे। जब तक किसी नर के संपर्क में नहीं आएगी, जब तक उसके स्पर्म उसके बॉडी में नहीं प्रवेश करेंगे, तब तक एक शिशु का जन्म नहीं हो सकता। क्लियर? और वो शिशु ये डिपेंड करता है छोटे से लेके बड़े तक। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हो कि जो संक्रमिका है वो वास्तव में छोटे से लेके काफ़ी बड़े क्षेत्र तक हो सकती है। क्लियर? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्रमिका केवल छोटे क्षेत्रों में ही संभव है, विशाल क्षेत्रों में इसका अभाव मिलता है। तो आप कहोगे नहीं सर, संक्रमिका को तो छोटे में भी मिलता है, बड़े भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे मास्टर ने तो ये बताया था, चाहे बच्चा युगल दंपत्ति का हो, चाहे बच्चा आगे चलकर जानवर का हो, होते तो सब में बच्चे हैं और सब में उनके फीचर कॉमन होते हैं। क्लियर? चलिए, अगला है हमारा कोर प्रभाव। कोर प्रभाव का क्या मतलब होता है, एज इफेक्ट। यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा है। तो कोर प्रभाव का मतलब होता है एक ऐसी पारिस्थितिकी की अवधारणा जो इस ओर इंगित करती है कि जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधता पाई जाती है। क्लियर? ये बिल्कुल वही चीज़ है संक्रमिका वाला। कहने का मतलब संक्रमिका के वर्ड को बदल दिया गया है। क्लियर? तो इसको वैसे ही समझना है आपको कि आप ये मानो दो पारितंत्र आपस में जब मिले तो वहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी मिलेंगी। जैसे आप एक चीज़ देखो, आप मेरे को सुन रहे हो, ठीक है, और आप भी वहाँ हो, ठीक है। हमारे और आपके बीच में क्या है, ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप में कई सारी विविधताएं आपको मिल रही हैं। मतलब विविधता का कि आपने पहले कहीं से एनवायरनमेंट पढ़ी होगी तो आपको एक या दो टॉपिक समझ में आए होंगे, लेकिन आज आपको काफ़ी सारे नए डायमेंशन मिल रहे हैं। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विविधता है। क्लियर? इस कोर प्रभाव में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब दो पारितंत्र मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक नया पारितंत्र बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारी विविधता होती है, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे हो, बताओ सर आज तो आप हमको क्या क्या बना दे रहे हो। तो वास्तव में आप यकीन मानिए, अगर एनवायरनमेंट को आपने अपनी लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ा ना तो एनवायरनमेंट आपको टफ लगेगी, और अगर आपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ लिया तो आप समझ जाओगे कि एनवायरनमेंट सबसे ईजी है। क्लियर? अब आप देख सकते हो कैसे नदी घाटी के किनारे जो घास का मैदान होता है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये जैसे जो ये बेलांचली होता है, तो यहाँ पे जो घास का मैदान है यहाँ पे थोड़े से जलीय जीव भी मिलेंगे और थोड़े से स्थलीय जीव मिलेंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होगी। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आती हैं स्थल के जीवों को खाने के लिए, इसलिए काफ़ी सारी मछलियों का यहाँ पे आपको प्रवेश मिलेगा। फिर देखिए, जहाँ पर्वत व घाटी मिलती है, जब आप हिमालय की वादियों में टहलने गए होंगे, खैर कोई बात नहीं, जब आप लवासना जाएंगे तो वहाँ पर तो आप खुद ही देखेंगे कि पर्वत और घाटियों के बीच में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार की पादप प्रजातियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो उसे ही कहते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी है। आप वेस्टर्न घाट को क्यों सोचते हो? क्योंकि वहाँ पे विशाल विविधता होने का कारण यही है कि एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ स्थल है,
और बीच में वो वेस्टर्न घाट है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर। जंगलों के अंतिम बिंदु में, मतलब जो जंगल है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कल मैंने आपको एक टेलीग्राम पे मैप भेजा था, तो उसमें जो किनारा है हरे मैदान को छोड़कर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। जहाँ एस्चुरी समुद्र से मिलती है, एस्चुरी का क्या मतलब होता है, आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा। खैर, ज्योग्राफी की सीरीज जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लो। देखो, डेल्टा वहाँ पे होती है, सॉरी, डेल्टा वहाँ पे होता है जहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ गाद, मिट्टी, धूल और बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको बहाकर ले जाती है। क्लियर। वहाँ डेल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे का जो धरातल होता है उसमें कच्चापन होता है। ठीक। एस्चुरी वहाँ पे बनती है जहाँ पे नदियाँ जब बहती हैं तो उनका जो तल है वो काफ़ी ठोस होता है। आप एक तरीके से ऐसे समझो कि एस्चुरी वहाँ बनेगी जैसे आप अपने वाशरूम में जब नहाते हो। क्लियर। तो वहाँ पे किसी प्रकार की मिट्टी तो है नहीं, पत्थर लगे हुए हैं। तो आप जब वहाँ नहाते हो तो वहाँ से जो थोड़ा थोड़ा रिस कर जो जाता है पानी, या थोड़ी थोड़ी जो डस्ट वगैरह जाती है और वो नाली में किनारे थोड़ी सी जमा हो जाती है, वो कहलाती है एस्चुरी। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े रंध्र होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। क्लियर। और जब आप कहीं कच्चे मकानों में नहाते हो, तालाबों में नहाते हो जाके, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं बेसिकली डेल्टा, अर्थात गाद। किनारे आपको मिलेगी काफ़ी सारी गाद। समझ गए? तो ये अंतर होता है दोनों में। बाकी हम कभी पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से इनको। ठीक। अब आप समझ सकते हो कि जब दोनों में काफ़ी सारी विविधता होगी तो हम कह सकते हैं कि जो कोर प्रभाव है वो काफ़ी विविध आयाम रखने वाला एक क्षेत्र होता है। क्लियर। चलिए, अब हमारा आता है बायोम। बायोम का क्या मतलब? बायोम पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय है। याद करना, समुदाय। समुदाय का क्या मतलब हुआ? कई सारी जनसंख्या मिलकर जो बनाती हैं वो बनती हैं क्या? समुदाय। ठीक है। अब बायोम क्या है? पौधों व प्राणियों का एक समुदाय। आपको पता है कई सारे समुदाय जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। और कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायोम। अब क्लियर हो रही चीज़ें? देखो, वहाँ पे वो जो मैंने आपको दिया था ना, वो फ्रेम था एक तरीके का, और उसी को हम यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। अगर आपको वही फ्रेम सिर्फ याद हो जाए तो आपके परिभाषाएं याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो होगा ही, क्योंकि समुदाय से जो बड़ा है ये। क्लियर। पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा है। और बायोम के बाद फिर एक ही चीज़ बचती है, वो क्या? जैवमंडल। क्लियर। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। अब आप समझ गए मैंने क्या बताया था कि कई सारे जब समुदाय मिलते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, या कई पारिस्थितिकी तंत्र जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बायोम। क्लियर। अब ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदायों को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरी बायोम का निर्धारण कठिन होता है। समझना है यहाँ पे। देखिए, बायोम का क्या मतलब होता है? कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र या कई सारे समुदाय जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बायोम। क्लियर। अब समुदाय का मतलब क्या होता है? वहाँ पे कई सारी जनसंख्या होती है। जनसंख्या किसकी होती है? समझना, जीवों की। उन जीवों की जनसंख्या को हम काउंट करते हैं तभी तो जनसंख्या बना पाते हैं। समझ रहे हो ना? जब हम जीवों की जनसंख्या को काउंट करते हैं तभी हम वहाँ जनसंख्या का निर्माण करते हैं, और उन्हीं को काउंट करने के बाद हम ये डिवाइड कर पाते हैं कि अच्छा ये फला कम्युनिटी है, ये फला कम्युनिटी है और ये फला कम्युनिटी है। समझ गए? अब आपको ये पता चला कि हाँ, इस पूरे स्थल में जो बायोम हैं वो उनमें कितने समुदाय प्रवेश करते हैं? 3 समुदाय या 3 पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि एक समुद्र के अंदर कितने जीव रहते हैं, या उन जीवों की कितनी संख्या है? आज तक लोग नहीं बता पाए। समझ गए? आज भी रिसर्च जारी है कि कितने लाख उसमें जीव होंगे। और आप रामायण महाभारत जब पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है? 84 लाख योनियों की चर्चा होती है। अब सोचो कि आप यहाँ 84 लाख योनियों का बायोम बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो बायोम होता है उसे बेसिकली हम स्थलीय स्थल पर माप सकते हैं, अर्थात जो स्थलीय भाग पे निर्धारित समुदाय होते हैं उन्हीं का हम अध्ययन कर पाते हैं, जबकि सागरी स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं के बायोम का हम निर्धारण नहीं कर पाते। कठिन क्यों होता है? आप समझ गए, क्योंकि हम काउंटिंग उनकी नहीं कर सकते।
क्लियर। अब देखते हैं आगे कि यद्यपि बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं। ध्यान देना, बायोम में केवल जीव नहीं आते, केवल पादप नहीं आते, बल्कि पादप व जंतु दोनों आते हैं। पौधे का मतलब होता है पादप। क्लियर। तो हम उन दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन हरे पौधे ही इसमें प्रमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये बायोमास का क्या मतलब है। बायोमास का सामान्य सा मतलब होता है वेट, अर्थात उसका भार। क्लियर। तो अभी हम देखेंगे बायोमास को हम कैसे मापते हैं। बस यहाँ ये समझ लो मोटे तौर पर बायोमास का सामान्य सा मतलब होता है भार। भार के आधार पर हरे पौधों का ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत जंतुओं के। क्यों होता है अभी हम बताएंगे। क्लियर। अब आप देखिए कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है एवं जो प्रवाल भित्तियां हैं, उनका जो समुदाय है वो अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जबकि मरुस्थल और ज्वारनद में अपेक्षाकृत कम विविधता होती है। क्लियर। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये नए नए कीवर्ड क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये नए नए कीवर्ड इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। और ज्योग्राफी जो व्यक्ति पढ़कर इन्वायरमेंट पढ़ता है तो इन्वायरमेंट उसको क्लियर हो जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मास्टर यहाँ पे ज्योग्राफी के कई सारे जो वर्ड आएंगे उनको क्लियर कर देंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्या मतलब, तो आप जानते हो ये कर्क रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है और ये मकर रेखा होती है। क्लियर। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा में और 23.5 डिग्री जो भूमध्य रेखा, इसके जो बीच का ये जो एरिया है, समझ गए, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा होती है, समझना, इस बीच के क्षेत्र में जितनी ज़्यादा वर्षा होती है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, अर्थात लंबवत पड़ती हैं। तो जो समुद्र का एरिया है, अब सोचो वहाँ पे जब सन की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो पानी ज़्यादा गर्म होगा, पानी ज़्यादा गर्म होगा तो वाष्प बनकर बादल बनेंगे और फिर बादल बनकर तुरंत वर्षा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बताओ यहाँ लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे खाली हो जाएगा ना, तो आप जानते हो कि लो प्रेशर का जगह लेने के लिए हाई प्रेशर आती है। कैसे आती है वो ज्योग्राफी में करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ देखोगे तो बार बार ऐसा एक सर्कुलेशन बना रहेगा, अर्थात पानी गर्म होगा बारिश होगी, पानी गर्म होगा बारिश होगी। अब जब पानी गर्म होगा और बारिश होगी वहाँ पर, तो आप बताइए वहाँ पर जीव जंतु सबसे ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर हरापन सबसे ज़्यादा रहेगा, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं, अर्थात वहाँ पे कभी पत्तियाँ गिरती ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। क्लियर। तो आप ये समझ गए। फिर आप मरुस्थल में देखोगे वहाँ पे तो पानी कम होता है। ज्वार नदमुख का मतलब ये होता है कि जो नदियों का किनारा होता है मुख, वहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ज्वार आएगा तभी तो वहाँ पे विविधता पाई जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा विविधता वहाँ परमानेंट कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। फिर आता है हम प्रवाल भित्ति का मतलब क्या है। प्रवाल भित्ति बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हो शंख, आपने बचपन में देखे होंगे। शंख का मतलब आपने देखा होगा जब आपके घर में मकान बनता होगा तो मोरम और गिट्टी या जो बजरी होती है उसके साथ में कई सारी सीपियाँ आती हैं छोटी छोटी। तो बेसिकली उसको जो कोरल होता है ना उसी को कहते हैं, उसके अंदर एक जीव होता है। क्लियर। तो ये जो खाली है इसको भित्ति कहते हैं। भित्ति का मतलब खोखला, प्रवाल जो एक जीव होता है। समझ गए। तो आप ऐसे बस अभी समझो, बाकी हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए आगे आता है क्रांतिक कड़ी जातियाँ। क्रांतिक कड़ी जातियों का क्या मतलब, यह अन्य जातियों की भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों एवं फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात वो जातियाँ जो किसी अन्य जाति को क्या करती हैं, भोजन प्रोवाइड कराती हैं, उनको परागण की क्रिया से संपन्न कराती हैं, बीजों व फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनको हम कहते हैं क्रांतिक कड़ी जातियाँ। अब आप कहोगे सर ये परागण का क्या मतलब और बीजों एवं फलों के परिक्षेपण का क्या मतलब, तो समझते हैं। भोजन व्यवस्था तो आप समझ गए कि अर्थात कई सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको भोजन खुद से नहीं मिलता बल्कि दूसरों पर निर्भर रहकर वो वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो भोजन वहाँ से पा रहे। परागण का क्या मतलब होता है, परागण का एक तरीके से मतलब ऐसे समझो जैसे
जब युगल दंपति आपस में एक साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं शारीरिक संबंध बनाना। जब पेड़ पौधे यानी कि नर पादप और जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हो नारी पादप या जो फीमेल जो पादप है, वो जब आपस में संकरित होती हैं तो उसे हम कहते हैं परागण की क्रिया। क्लियर। और जब बीजों एवं फलों को एक दूसरे से फेंका जाता है इधर उधर, जैसे कई बार जंगलों में ऐसा तो होता नहीं कि वहाँ पे बीज कोई किसान फेंकने जाता है, वो क्या होते हैं पक्षियों के माध्यम से इधर से उधर फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो परिक्षेपण हुआ, उनमें जो भूमिका निभाती हैं वो सब कहलाती हैं क्रांतिक कड़ी जातियाँ। अब किसी पक्षी ने मान लो फेंक कर आया तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कड़ी जातियाँ। क्लियर। किसी पक्षी ने भोजन प्रोवाइड कराया तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कड़ी जातियाँ। परागण अर्थात उन दोनों पादपों को पास लाने में किसकी भूमिका रही, तितली की भूमिका रही। आप देखते हो ना तितलियाँ क्या करती हैं, इस फूल से उस फूल में जाएंगे, मतलब इस भौरे से उस भौरे में जाएंगे। तो वही बात है, भौरे ने खिलाया, सॉरी भौरा में बोला, भौरा अलग चीज़ है, तितली अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब तितलियाँ जाती हैं और भौरे जाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये भी परागण की क्रिया में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्लियर। चलिए अब आती है हमारी फाउंडेशन प्रजाति। नाम से ही समझ में आ रहा है फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेस, अर्थात अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं, वो कहलाती है फाउंडेशन। जैसे कोरल। क्लियर। आपने अभी पढ़ा ना प्रवाल के संबंध में, तो ये क्या करती हैं, उसमें मेन रोल इनका होता है। जैसे आपके माता पिता का आपकी सक्सेस में मेन रोल है, हम लोग बस सहायक हैं। क्लियर। तो ये आप समझ सकते हो। फिर है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला देखिए आप हमेशा ये टर्म सुनते होंगे कि ये स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है, ये स्कीम अम्ब्रेला है। इसका क्या मतलब होता है, अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है आप बताओ। छाता मतलब होता है, छाते के नीचे जो सब कुछ आ जाए उसे कहते हैं अम्ब्रेला प्रजाति। अर्थात अम्ब्रेला एक काफ़ी बड़ा टर्म है, अर्थात एक काफ़ी बड़ी स्कीम है और उसके अंदर कई सारी सब स्कीम है। जैसे आप आयुष्मान भारत स्कीम जब पढ़ते हो या पढ़ती हो तो उसमें कई सारी आप छोटी छोटी स्कीम्स भी देखते हो कि इतने आपको यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी, यहाँ पे ये सुविधाएं मिलेंगी, तो इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम। क्लियर। वैसे ही इसमें है कि अम्ब्रेला प्रजाति का क्या मतलब हुआ कि विस्तृत परास वाली, परास का मतलब जिसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जो आकार में काफ़ी बड़ी है, या जो जिसका समुदाय काफ़ी विस्तृत है। क्लियर। विस्तृत परास वाली प्रजाति होती है जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। क्लियर। ये बहुत हद तक की स्टोन प्रजाति की तरह होती है, जो कि सामान्यतः अन्य कशेरुकी व विशाल काया वाली होती हैं। क्लियर। इसका क्या मतलब है, विस्तृत परास वाली प्रजातियों का क्या मतलब है कि आप एक तरीके से देखो, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था की स्टोन का। की स्टोन में मैंने क्या कहा था, आपके मम्मी और आपके पापा और आप लोग 4 यूनिट। क्लियर। तो मैंने ये कहा था कि इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ये क्या कहलाते हैं, की स्टोन प्रजाति, और आप 4 लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अर्थात इनका परास कितना है, अगर मैं ये कहूँ कि आपके मम्मी पापा का क्षेत्र कितना बड़ा है तो कहेंगे मेरे 4 बच्चे हैं। क्लियर। तो ये जो 4 बच्चों का ये जो क्षेत्र है ना, वास्तव में ये क्या हुआ, अम्ब्रेला प्रजाति। क्लियर। अर्थात आपके माता पिता सबसे बड़े और उनके अंदर आते हैं ये चारों के चारों बच्चे। क्लियर। तो ये कौन कहलाया, अम्ब्रेला प्रजाति, आपके माता पिता। अब आप में लग रहा होगा कि सर अभी तो आपने की स्टोन उनको बना दिया, अब आप बना रहे हो अम्ब्रेला। तो वही बात है, इसीलिए मैंने बनाया अम्ब्रेला। क्यों, क्योंकि की स्टोन प्रजाति की तरह ये भी होती हैं। क्लियर। अर्थात अम्ब्रेला प्रजाति और की स्टोन प्रजाति लगभग समरूप ही होती हैं। क्लियर। तो आप समझ गए कि की स्टोन क्या मतलब हो गया, अम्ब्रेला का क्या मतलब हो गया। फिर आपने एक वर्ड सुना है उच्च कशेरुकी व विशाल काया वाली। कशेरुकी का मतलब क्या होता है कि जिन जीव जंतुओं में हड्डियां पाई जाती हैं। अकशेरुकी का क्या मतलब होता है, जिनके अंतर्गत हड्डियां नहीं पाई जाती। वो हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। समुद्र में अधिकांश जो जीव पाए जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, और जो स्थल पर पाए जाते हैं उनमें अधिकांश में हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर। बाकी हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। चलिए अब हमारा आता है संकेतक प्रजाति। नाम से ही समझ में आ रहा, जो संकेत दे, अर्थात जो ये बता दे कि हाँ ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक पौधा या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। अर्थात
अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो प्रजाति बता देगी कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज हो रहा। आप ऐसे समझो, जैसे आप लोग जब दिल्ली आए होंगे, ठीक है, दिल्ली आने के बाद जब आप लोगों ने यहाँ का पानी पिया होगा, हाथ मुंह धोते होगे, नहाते होगे, तो आपके चेहरे में कई सारे लोगों के दाने भी आ गए होंगे, कई सारे लोगों के बॉडी स्किन जो होगी वो ब्लैक होने लगी होगी। आप लोग जो सोने चांदी के गहने पहनते हो, अंगूठी जैसे पहनते हो या कड़ा पहनते हो या कई सारे ऐसे बाले या बालियां पहनते हो, तो उनके कलर चेंज होने लगे होंगे। क्लियर। खास तौर पे अगर आप लोग मुखर्जी नगर और नेहरू विहार की साइड में रहने वाले पर्सन हो, क्यों? क्योंकि वहाँ का पानी काफ़ी खराब है। क्लियर। तो आप क्या समझे जब आपने देखा कि आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपकी स्किन में दाने आ रहे हैं काफ़ी सारे, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आप कहते हो कि यहाँ का क्लाइमेट नहीं सही है। क्लियर। यानी कि आपके बाल, आपकी बॉडी ये बता दे रही है कि आप इस वक्त जहाँ पे रह रहे हो वो स्थान बिल्कुल आपकी बॉडी के अनुकूल नहीं है। यानी कि आपके जो बाल हैं वो क्या कर रहे हैं? संकेतक का काम कर रहे हैं। आपकी जो स्किन में दाने निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? संकेतक का काम कर रहे हैं। तो वैसे ही इस पृथ्वी में कई सारे पौधे हैं, कई सारे जंतु हैं जो संकेतक का काम करते हैं। जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं? उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने कोरल लीफ के बारे में सुना होगा कि प्रवाल भित्तियों का रंग कैसे बदल जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लियर। तो आप ये चीज़ें क्लियर हो गया। संकेतक का मतलब यूपीएससी सामान्य रूप से पूछ सकती है। यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, आज हमने कई सारे टॉपिक कवर किए, जैसे संकेतक प्रजाति किया, अम्ब्रेला प्रजाति किया, कीस्टोन प्रजाति किया, हमने बायोम के बारे में देखा, हमने समुदाय के बारे में देखा, हमने कोर प्रभाव के बारे में समझा, हमने संक्रमिका को जाना, साथ ही हमने जाना जाति संरचना क्या होती है। इसके अलावा हमने उनका पूरा एक विकास क्रम देखा, जैविक समुदाय देखा, जैव मंडल एवं बायोम देखा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए। उम्मीद है आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सरल भाषा में हम आपको समझा रहे, और आप बैक ईयर के पेपर जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें ऐसा ही समझना है। क्लियर। मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।